Forensic medicine is branch of medicine which deals with application of the principles of medical knowledge. It's applied science, branch of the science, branch of the medicine which deals with application of the principles of medical knowledge. अब इस forensic medicine की definition के तीन parts बनते हैं. Application of the principles of medical knowledge. Why we apply the principles of medical knowledge? What's the reason behind? To assist the law enforcing agencies for the purpose of law. कानून की बारादस्ती के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की हेल्प करने के लिए, एंड फर्दरिंग ऑफ जस्टिस. सो जब भी फोरेंसिक मेडिसिन की बात हो, इसकी डेफिनेशन को आप याद करें, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज. when we apply the principles of medical knowledge, when we apply our medical knowledge and skills to assist the law enforcing agencies. Why we assist the law enforcing agency? To provide justice to the society. So branch of medicine which deals with application of the principles of medical knowledge for the purpose of law and furthering of justice. So we discussed about law. Law is a rule established by authority, society, and customs based on the reason. In its broader sense, it means any rule of action. So law को हमने कहा divide किस में किया law को हमने? Law is applied indiscriminately to all kinds of action, whether animate, inanimate, rational or irrational. Again, on the basis of its source, the law is divided into two types. Yesterday we discussed the common law and statute law. So common law, what is common law? Any unwritten and generally applied system of the law based on conduct, decisions, usage and customs. जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो एक महल्लेदारी के रूल्स हैं, जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो अपने कुछ उसूल और ज़वाबित बना लेते हैं कि अगर दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो दो बड़े उनके सुलह करवा देते हैं. इसी तरह से आप कोई गेम खेलते हैं, आपस में गेम खेलते हैं, आप उनके कुछ उसूल और ज़वाबित तय कर लेते हैं. सिमिलरली एक जरगा और पंचायत सिस्टम है कि अगर कोई बंदा सोसाइटी में ये एक जुर्म करता है तो उसकी ये सजा तजवीज़ की जाती है, लोग इकट्ठे बैठते हैं, उसका फैसला कर लेते हैं. सो कॉमन लॉ इज एनी अनरिटन एंड जनरली एक्सेप्टेड. सारे लोग इसको तस्लीम करते हैं, साल हा साल से, सदियों से ये चला आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉ. द कम्युनिटी इन विच ही और शी लिव्स कंट्रोल्स द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. कम्युनिटी के लोग ही फैसला करते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में. इसकी बेस्ट एग्जांपल कल भी आपको बताया था कि पंचायत एंड जरगा सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमन लॉ. हम लॉ की बातें जो कर रहे हैं, हम डिटेल में, कल मैंने आपको बताया था कि डिटेल में हम नहीं जाएंगे. हम लॉ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि मेडिकल मैन के साथ लॉ का रिलेशन है. डॉक्टर्स को कहाँ कहाँ पे कानून का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर की रोजमर्रा जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें लॉ एंड मेडिकल साइंस आर इंटर रिलेटेड. तो ये हम वो चीजें पढ़ेंगे जिसमें कुछ इंजर्ड के मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होते हैं, मर्डर के केसेस में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, कब्र कुशाई है दैट इज एक्सहुमेशन, और इसी तरह से कुछ और चीजें जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाएंगे. कॉमन लॉ. सो कॉमन लॉ के बाद हमने बात की थी स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ. इसको स्टैट्यूटरी लॉ भी कहते हैं, स्टैट्यूट लॉ भी कहते हैं. सो बॉडी ऑफ द लॉ, वेदर क्रिमिनल और सिविल, इट इज रिटन एंड कोडिफाइड. याद रखिए, कॉमन लॉ की बात में हम बात करते हैं दैट इज अनरिटन एंड जनरली एक्सेप्टेड लॉ. बट ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूट लॉ, इट्स रिटन एंड कोडिफाइड लॉ ऑफ द कंट्री. एक किसी भी स्टेट में, किसी भी मुल्क में जो उसका एग्जिस्टिंग कानून होता है वो पब्लिश होता है, रिटन फॉर्म में होता है, बुक फॉर्म में पब्लिश होता है, और उसके कोड्स बने होते हैं. सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दो किस्म के लॉ हैं. तो इट इज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और ऑर्डर्ड बाय अ रूलर. अब ऑर्डर्ड बाय अ रूलर की बात जब आती है, ऐसी कंडीशन में जब पार्लियामेंट मुल्क में एग्जिस्ट करती है, जैसे पार्लियामेंट की कौमी असम्बली मौजूद है मुल्क के अंदर, दस्तूर साज असम्बली उसको कहते हैं, जहाँ पे कानून साजी होती है, वो मौजूद है. इसी तरह से कौमी असम्बली भी मौजूद है,
اور پارلیمنٹ کے باقی اراکین موجود ہیں، سینٹ بھی موجود ہے، تو اگر کسی لا میں کوئی امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے، اگر کسی لا کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے، کسی قسم کی اس میں تجدید کرنی پڑتی ہے، اضافہ کرنا پڑتا ہے، تو امینڈمنٹ کی صورت میں اس قومی اسمبلی کے اندر ایک شک پیش کی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے، پھر اسمبلی میں اکثریتی رائے سے جو چیز پاس ہو جاتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکٹ۔ اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد جو قانون بنتا ہے اس کو ایکٹ کہتے ہیں، لیکن جب اسمبلی موجود نہیں ہوتی، دستور ساز اسمبلی موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ سسپینڈڈ ہے اور ملک میں کوئی ماشاء اللہ جیسی صورتحال ہے، تو اس صورت میں جو حکمران، دا رولر آف کنٹری، اس میں جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، صدر پاکستان ہے یا جو بھی رولر ہے، جو وہ آرڈرز کرتا ہے، جو عارضی اس کو حکم نامہ کہتے ہیں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آرڈیننس۔ جو ایک رولر حکم نامہ جاری کرتا ہے جو کہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، سے فار ایگزامپل 90 ڈیز کے لیے یا 33 منتھس کے لیے، اس کو ہم آرڈیننس کہیں گے۔ until and unless this ordinance is approved by the legislative assembly of that country. Suppose for example کہ ایک ملک میں الیکشن نہیں ہوئے، پارلیمنٹ اس کی تحلیل ہو چکی ہے اور صدر پاکستان ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں، فوری طور پر یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ قانون نافذ العمل ہو گیا، جب پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں، چناؤ ہو جاتا ہے قومی اسمبلی کا، ممبرز کا، پرائم منسٹر کا، اس کے بعد وہی آرڈیننس جو رولر نے پاس کیا ہوتا ہے اس کو اسمبلی میں زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو تسلیم کر کے جب اس کو اسمبلی پاس کر دیتی ہے، دستور ساز اسمبلی، اور سینٹ سے بھی اپروول ہو جاتی ہے، پھر صدر پاکستان اس پہ دستخط کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ۔ سو یہ ہے آرڈیننس اور ایکٹ کا ڈفرنس۔ پھر کل ہم نے بات کی اسٹیچوٹ لا۔ اسٹیچوٹ لا جو ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں، فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو۔ پہلے ہم نے بات کی لا کی، لا از ڈیوائڈیڈ ان ٹو، ایک کامن لا، ایک اسٹیچوٹ لا۔ اب جب اسٹیچوٹ لا جب بن جاتا ہے، اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے، تو اس کو پبلش کیا جاتا ہے ایکسٹرا آرڈینری گزٹ میں، تو اس کے آگے سے کیا ٹائپس ہیں، ایک سول لا اینڈ کریمنل لا۔ جو سول لا ہے اٹ ڈیلز ود دا رائٹس آف سٹیزنز in a particular state or nation. As distinguished from criminal law, it provides remedies for the personal grievances of individuals or group of the individuals. It doesn't concern with the community as a whole. Community as a whole, جو civil law ہے نا، اس میں مثال کے طور پر issues arising from industrial injury, medical negligence ہے، ڈیورس کے کیسز ہیں، لینڈ کے ڈسپیوٹس ہیں، تو پراپرٹی کے کچھ نے میرے بھائی نے دوسرے بھائی کا حصہ نہیں دیا، ایسے جو ڈسپیوٹس ہیں یہ ڈیل کیے جاتے ہیں انڈر سول لا، جس میں کمیونٹی کو کوئی لینا دینا نہیں، جس میں آپس میں ایک گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی ہے، جائیداد کا تنازع ہے، کسی قسم کے آپس کے پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں، تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کیسز ڈیل ہوتے ہیں سول لا میں۔ جبکہ کریمنل لا جو ہوتا ہے، ایز دا نیم انڈیکیٹس، کریمنل لا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اٹ انوالو کرائمز اینڈ اٹس پنشمنٹ۔ کرائم، جرم جہاں پہ ہو، جہاں بریچ آف دا لا، جہاں قانون کو توڑا جائے، بریچ آف دا لا ہو، اس کو جب ڈیل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کریمنل لا۔ سو کریمنل لا انوالوز کرائمز اینڈ اٹس پنشمنٹ، جرم اور اس کی سزا۔ It may be defined as body of the law which exists for the better governance within the state. It includes all offenses against the law. ہر قسم کے جو offenses ہیں، offense کیا ہوتا ہے، کسی بھی قانون کو، جو قانون بنا ہوا اس کو توڑنا، اس کو offense کرتے ہیں۔ Breach of the law is known as offense. It safeguards the interest of community and maintains the proper order and peace in the society. Its contravention is punished with fine. جو قانون کو توڑتا ہے، جو کرائم کمٹ کرتا ہے، that is punished with fine, imprisonment or death sentence as the case may be. اس میں کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں فائن ہوتا ہے،
जुर्माना, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट, कैद की सजा होती है, या कुछ सजाएं, कुछ ऐसे जुराइम हैं जिनमें डेथ सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मर्डर केस के अंदर डेथ सेंटेंस। ये डिपेंड करता है केस टू केस। फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रेप एंड मर्डर, इस किस्म के केसेस हैं, दीज आर ट्राइड इन द क्रिमिनल कोर्ट्स। अब जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ है, इसी तरह कोर्ट्स भी आगे डिफरेंट हैं। कुछ कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस को डील करती हैं उनको क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। कुछ कोर्ट्स जो डील करती हैं सिविल मैटर्स को सिविल कोर्ट्स कहते हैं। The statute law can be changed by legislative amendments or decree of the military ruler. अब बात ये बता रहे हैं कि स्टैट्यूट लॉ जो है ना, इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी ही कर सकती है। दस्तूर साज असेंबली को ही इख्तियार हासिल है किसी भी कानून में अमेंडमेंट करना। या तो दस्तूर साज असेंबली में अमेंडमेंट होगी, या उसके बाद अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, मिलिट्री का डिक्टेटर आ जाता है, मिलिट्री का रूलर आ जाता है, तो वो उस सारे कानून को सस्पेंड करके अपनी नया ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। तो आई थिंक सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ आर क्लियर लॉ। इनके साथ साथ इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक लॉ इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। It can both be criminal and civil. It is provided in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan that all existing laws shall be brought in conformity with the Holy Quran and Sunnah. This some MCQs. The branch of medicine which deals with application of the principles of knowledge, medical knowledge, for the purpose of law and furthering of justice is known as. So, क्या है इसका ऑप्शन? नंबर 1 ए फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोरेंसिक मेडिसिन। इसी तरह से एक और एमसीक्यू है, एनी अनरिटन एंड जनरली अप्लाइड सिस्टम ऑफ द लॉ बेस्ड ऑन कंडक्ट, डिसीजंस, usage and customs of the society is known as statute law, criminal law, ordinance, common law, martial law. So जैसे हमने कल डिस्कस किया, कॉमन लॉ के बारे में बात हो रही है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Today we will discuss briefly Pakistan Penal Code and Criminal Procedure Code. बात हम ये कर रहे हैं कि लॉ, पहले मैंने आपको बताया था कि इतना एक कानून हम पढ़ेंगे जो हमारे साथ रिलेटेड है इन डे टू डे एक्टिविटीज। द लॉ रिलेटेड टू मेडिकल मैन, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल प्रोफेशन से जिनका रिलेशन है डॉक्टर्स का, उनके साथ जो जो कानून की शिकें ज़ेर बहस आती हैं, डॉक्टर को रोज़मर्रा की लाइफ में जिन जिन कानून की शिकों से वास्ता पड़ता है, और डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, से फॉर एग्जांपल मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हैं, पेशेंट के अटेंड करना है तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की बातें हैं, इसी तरह से इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बारे में हमें आगाही ज़रूरी है। सो पाकिस्तान पिनल कोड क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड जो है, ये पाकिस्तान हैज़ एन एक्सटेंसिव पिनल कोड, पिनल पेनल्टी, सज़ा। पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान में जिन जिन जराइम की सजाएं या उनका सजाओं का तयन किया गया है, वो एक बुक की शेप में, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड। इसके अबाउट 511 आर्टिकल्स तो थे, अब इससे ज्यादा हो चुके होंगे। इतनी तादाद में इनके कोड्स हैं पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। अबाउट 511, मोर देन 511 आर्टिकल्स हैं, इनमें कोड्स दिए हुए। मिसाल के तौर पे एक कोड की हम बात करते हैं, दफा 300 सेक्शन 300 पाकिस्तान पिनल कोड, डेथ के बारे में, और 302 जिसको हम 302 कहते हैं, 302 इज पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, पनिशमेंट ऑफ द मर्डर केस। जो बंदा किसी को जानबूझ के, जिसको हम कत्ल अम्द कहते हैं, जानबूझकर किसी की जान लेनी, ठीक है, इंटेंशनली टू कॉज मर्डर ऑफ ए पर्सन, इंटेंशनली, ये इरादा करते हुए, ये सोच के, ये प्लान करते हुए कि मैंने इसको मार देना है और उसकी जान ले लेना, उसको कत्ल कर देना, वो किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 300 में आता है।
और 302 जो है वो उस मर्डर केस की पनिशमेंट है। तो ये एक एग्जांपल है पाकिस्तान पीनल कोड। जब आप मूवीज में देखते हैं, जब आप कोर्ट्स के फैसलों के बारे में सुनते हैं कि मुल्जम फलां को ताज़ीरात पाकिस्तान ज़ेर दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान उर्दू में ट्रांसलेशन है पाकिस्तान पीनल कोड का। सो पाकिस्तान पीनल कोड इज ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज ताज़ीरात पाकिस्तान। ताज़ीरात कहते हैं जो उनकी सजा, ताज़ीरात पाकिस्तान। So Pakistan has extensive penal code of some 511 articles and almost an equally extensive code of criminal procedure. So CRP, what is the difference between PPC and CRP? PPC is Pakistan Penal Code. ये सजाओं का तयन करती है। ये कोड की एक बुक है जिसके अंदर डिफरेंट जराइम दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन दी हुई है और उन जराइम की जो पनिशमेंट के बारे में बताया गया, दैट इज पाकिस्तान पीनल कोड। व्हाइल ऑन अदर हैंड CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका मतलब यह है कि हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट अ क्राइम, तरीकेकार बताया गया है। क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कि अगर एक बंदे, मिसाल के तौर पे एक डेड बॉडी है, मर्डर हो गया, सो आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन द SHO, सीनियर हाउस ऑफिसर, SHO जो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने का जो थानेदार है, सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है, सो SHO ऑफ कंसर्न पुलिस स्टेशन ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी जगह से SHO को फोन जाता है कि जनाब फलां जगह पे आए, इस मोहल्ले के अंदर एक फलां बंदे ने फलां को मर्डर कर दिया है और डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। So after receiving this information, SHO जो है वहां से उठता है अपनी सीट से and proceed to the scene of crime, scene of murder. So under which section, कौन से इख्तियारात के तहत SHO जो है वो डेथ की इन्वेस्टिगेशन का आगाज करता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन 174 CRPC, सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कुछ लोग इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कह देते हैं, कुछ लोग इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, एक ही बात है। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मर्डर, द SHO ऑफ कंसर्न पुलिस स्टेशन स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉज ऑफ डेथ। वो उस कत्ल की तफ्तीश के बारे में अपने काम शुरू कर देता है। SHO अपनी टीम को साथ लेता है और वहां से रवाना हो जाता है सीन ऑफ क्राइम की तरफ। कौन से कानून के तहत, किसने उसको एम्पावर किया, किसने उसको अथॉरिटी दी कि जाके वो इन्वेस्टिगेट करे, तो पाकिस्तान का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 174 CRPC, सेक्शन, इसको दफा 174 ज़ाब्ता फौजदारी भी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं दफा 174 ज़ाब्ता फौजदारी, criminal procedure to proceed against crime. So section 174 empowers the station house officer, the police officer of concerned police station to proceed to the scene of crime and start investigation into cause of death. So much of the Pakistan's code deals with crimes against persons and properties, including crime of the dacoity, जिसको डकैती कहते हैं, डकैती, रॉबरी बाय आर्म्ड गैंग्स, मर्डर एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो PPC इज पाकिस्तान पीनल कोड, उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान, जिनके अंदर जराइम की डेफिनेशन दी हुई है कि कैसे जुर्म मुंतकब होता है, क्या क्या हो तो क्या जुर्म है, उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है और उनकी पनिशमेंट का जिक्र किया गया। इसको कहता है पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान। जबकि CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, ज़ाब्ता फौजदारी मीन कि हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट क्राइम्स, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैसे कैसे किसी जुर्म को साबित करने के लिए कौन कौन से शवाहद इकट्ठे करने हैं, क्या क्या अपने एविडेंशियल मटीरियल लेने हैं, विटनेस कलेक्ट करनी है, ताकि एक मुजरिम को, जिसने जुर्म किया, मुल्ज़म, जब तक उस पर इल्ज़ाम है, उसको फिर साबित किया जाए कि वाकई इसने ये मर्डर किया है, वाकई इसने ये जुर्म किया है। उसके बाद जब उसका चालान मुरतब हो जाता है, चालान मीन जब सारी एविडेंसरी मटीरियल
किसी भी बंदे के अगेंस्ट उससे मसलन फॉर एग्जांपल एसएचओ को इंफॉर्मेशन मिली मर्डर हो गया, एसएचओ विल रीच ऑन द सीन ऑफ क्राइम, scene of murder. He will see the body is lying on floor, bleeding is there. So SHO will take pictures of the body, एक साइड से दूसरी साइड से उसका खाका बनाएगा, कहाँ पे बॉडी पड़ी है, किस पोजीशन में पड़ी है, ऊंधे मुंह है, प्रोन पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है। उसके बारे में फिर एसएचओ लिखेगा कि कहाँ से इसकी ब्लीडिंग हो रही है। फिर एसएचओ वहां से जमीन की मिट्टी का सैंपल ऑफ अर्थ, ब्लड स्टेन अर्थ, जहाँ पे खून गिरा है वहां से मिट्टी खून आलूद उठाएगा ताकि कल को प्रूव कर सके कि ये उसी बंदे का ब्लड यहाँ पे गिरा था। फिर एसएचओ इधर देखेगा एनी एविडेंशियल मटीरियल, अगर बुलेट को फायर हुई है उसकी एम्प्टीज देखेगा, एरिया को कार्डन ऑफ करेगा, लोगों को पीछे हटाएगा, वहां पे देखेगा कहीं गोली का खोल तो नहीं गिरा पड़ा, कहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो, ये सारे के सारे शवाहिद इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। सो छोटी सी छोटी ट्रेस एविडेंस एसएचओ वहां पे कलेक्ट करेगा। आफ्टरवर्ड्स एसएचओ क्या करेगा, उस डेड बॉडी को वहां से तस्वीरें लेने के बाद, एविडेंशियल मटेरियल इकट्ठा करने के बाद, कोई गोलियों के खोल इकट्ठा करने के बाद उनको अपने कब्जे में लेके डेड बॉडी को वहां से उठाएगा सीन ऑफ क्राइम से, एंड द एसएचओ, the station house officer of concerned police station will take the dead body to nearest government hospital. अब यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जैसे अब्बा हॉस्पिटल है, अजीज फातिमा हॉस्पिटल है, मदीना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू कंडक्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ये कानून है मुल्क का। Autopsy or postmortem examination is only and only conducted by the authorized medical officer in a government hospital, not in a private hospital. Similarly, वापडा का हॉस्पिटल है, रेडियो पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है, रेलवे का कैरन हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, कोई भी ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उनके अंदर ऑटोप्सी allowed nahi hai. So the SHO will reach on the scene of crime, collecting the evidentiary material. He will take the dead body to the concerned hospital and submit the dead body to the Department of Forensic Medicine in teaching institutions. जब बड़े-बड़े शहर हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इन सिटीज के अंदर जहां पे मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे ऑटोप्सी इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। बट ऑन द अदर हैंड, लाइक शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नॉन टीचिंग हॉस्पिटल, एंड देन जंग एंड टोबा टेक सिंह, गोजरा, जो भी हॉस्पिटल है, फिर उन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं जो कहलाते हैं CMO, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, वो पोस्टमार्टम करते हैं। सिमिलरली तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स के ऊपर, जैसे आपके नियरेस्ट है तहसील जड़ावाला है, तहसील चकजुमरा है, तहसील शाहकोट है, तो ऐसे लेवल के ऊपर ऑटोप्सी इज कंडक्टेड बाय सीनियर मेडिकल ऑफिसर और एनी मेडिकल ऑफिसर हु इज डेजिग्नेटेड as casualty medical officer or who is designated by the MS, the medical superintendent of the hospital, to conduct autopsy. So the women medical officer or medical officer who are appointed by provincial government in any government hospital and appointed by the concerned authority to conduct postmortem examination, he or she will conduct postmortem examination. So we are talking about section 174 criminal procedure code. ये सेक्शन 174 मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि बार बार पूछा जाएगा सेक्शन 174 क्या है। आपके साथ कंसर्न ही इसी का है, फोरेंसिक मेडिसिन के लोगों का कंसर्न मैक्सिमम जो है ना वो सेक्शन 174, सेक्शन 176 के साथ है। तो सेक्शन 174 एनी इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ, इसमें मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से एक और सेक्शन 176 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके दो पार्ट्स हैं। सेक्शन 176 पार्ट 1, दैट इज जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। पहले बात थी इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ, वो करता था पुलिस ऑफिसर। अब
सेक्शन 176 क्लास 1 इसको कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ, यानी ऐसी इंक्वायरी जो कोई जज करे, कोई मजिस्ट्रेट करे या कोई जुडिशियल ऑफिसर करे, उसको कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल मुल्क में हंगामे बर्पा हो चुके हैं, पुलिस का बंदा मर जाता है, उधर से पब्लिक का बंदा मर जाता है, पब्लिक कहती है पुलिस का कसूर है, पुलिस कहती है पब्लिक ने हमारे पर जुल्म किया, हमारे 2 कांस्टेबल शहीद हो गए, उनके 4 मर गए, उनके 2 मर गए। तो ऐसी सूरत में गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब या कोई अथॉरिटी किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को हुक्म देती है कि इस सारे वाक़े की तहकीकात का किसी जुडिशियल ऑफिसर से तहकीकात करवाई जाए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद हैज बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर फॉर इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस। उसको कहते हैं अदालती तहकीकात, जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल मीन कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का कोई, जैसे जुडिशियल का मतलब है जैसे सिविल जज हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। सो किसी भी अदालत के सरबराह से, बेशक वो मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, सिविल जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, जब उनको हुक्म दिया जाएगा कि आप इस चीज की इंक्वायरी करें, उसको हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। ये आता है सेक्शन 176 क्लॉज 1 के अंदर। इसी तरह से किसी बंदे की प्रिजन के अंदर डेथ हो जाती है, एक बंदा जेल में अपनी सजा काट रहा है, उसको सजा हुई है 14 साल कैद उसको हुई बामुशक्कत। अगर जेल के अंदर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, सजा काट रहा है जेल में, उसकी डेथ होगी, तो उसकी डेथ की तहकीकात करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ज़ाब्ता बनाया है, उसको कहते हैं सेक्शन 176 क्लास 1 कि कोई भी डेथ जब जेल में होती है तो किसी मजिस्ट्रेट को, जो सेशन जज साहब हुक्म देते हैं किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि आप इसकी इंक्वायरी करें कि इसमें कुछ फाउल प्ले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इस बंदे को ड्यूरिंग प्रिजन किसी ने जहर दे दिया है, किसी ने मार दिया है, इस पर टॉर्चर किया गया है, इसकी डेथ नेचुरल है या अदरवाइज। तो ऐसी इंक्वायरी जो जेल में जब कोई बंदा मरता है, एक मजिस्ट्रेट साहब उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसको भी कहा जाता है जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ व्हेन अ पर्सन डाइज इन प्रिजन। एक और एग्जांपल इसकी 176 क्लास 1 की, कोई भी बंदा पुलिस कस्टडी के अंदर मारा जाए, पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट किया, टॉर्चर हो रहा है, उससे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, अगर उस दौरान बंदा मर जाता है, उसकी भी जुडिशियल इंक्वायरी इसी तरह से होती है, कोई मजिस्ट्रेट उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं। ये भी सेक्शन 176 के जुम्मे में आता है, 176 क्लास 1। और सेक्शन 176 क्लास 2 क्या है? सेक्शन 176 क्लास 2 हम कहते हैं कि इंक्वायरी, इसको एग्जूमेशन कहते हैं, कि जब कोई लॉफुल डिगिंग ऑफ द ग्रेव होती है, जब कोई रिलेटिव्स आके एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के अंदर जस्टिस को, जस्टिस साहब हाई कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आके एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा फलां फलां अजीज जो ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई थी, मुझे डाउट है कि इस बंदे की डेथ नेचुरल नहीं है, इसको किसी ने पॉइजन दी, लिहाजा इस बंदे की कब्र कुशाई की जाए, डिगिंग ऑफ द ग्रेव, कब्र कुशाई की जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। या कोई पेरेंट्स कहते हैं मेरी बच्ची की शादी हुई थी यहाँ से रंजिया खां इतनी दूर, वहां पे मुझे पता चला है कि ससुराल में उसकी डेथ हो गई है, तो मुझे पूरा शक है कि इसके ससुराल ने इसको टॉर्चर करके मारा है। तो फिर कोर्ट उसमें ऑर्डर देती है कि ठीक है जिसकी कब्र कुशाई की जाए और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए किसी बोर्ड से। तीसरी चीज ये होती है कि जब एक पोस्टमार्टम हो जाए और लवाहिकीन मुतमिन ना हो, एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, लवाहिकीन कहते हैं जी डॉक्टर ने पुलिस के साथ मिली भगत की है और हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने चेंज कर दी है, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, उसने हकायत को छुपाया है। सो ये राइट होता है मरने वाले के लवाहिकीन का कि वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर अदालत उनके इस मौक़िफ़ से मुतमिन होती है तो अदालत हुक्म देती है कि इसका दोबारा कब्र कुशाई करके दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जिसमें कब्र कुशाई की बात होती है, खा वो
زہریل کسی زہر پرانی کے شک میں کی جائے، یا سسرال کے ٹارچر کو پروو کرنے کے لیے کی جائے، یا یہ کی جائے کہ پہلے والا پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی کورٹ آرڈر دے دیتی ہے. سو دیر از lawful digging of the grave, lawful قانونی طور پہ، یہ نہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ جا کے کسی کی قبر کشائی کر دیں. lawful کورٹ کا حکم آتا ہے، وہ کنسرن پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے اس کے ایس ایچ او کو کورٹ حکم دیتی ہے کہ آپ اس قبر کے اوپر پہرا لگا دیں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ ڈیڈ باڈی کو بیچ میں سے نکال نہ لے. اب جب کورٹ آرڈر کرتی ہے اس کا قبر کشائی کا، تو جس بندے نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے یا جس کی بات چھپائی گئی ہوتی ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر قبر کشائی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ جرم ثابت ہو جائے، جو میں نے پہلے 2 نمبری کر کے، یا میں نے کسی کے ساتھ مل کے کوئی ہینکی پھینکی کر کے اس کو چھپا لیا ہے، تو وہ بندے پھر یہ ایکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ راتوں رات اس کی ڈیڈ باڈی ہی نکال کے لے جائیں تاکہ اس کی قبر کشائی ہو ہی نہ سکے. تو اس لیے پولیس کا وہاں پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے. پھر مجسٹریٹ کی موجودگی میں ڈاکٹرز کا بورڈ جو ہے آ کے اس کی قبر کشائی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے آرٹیکلز فورینسک سائنس لیبارٹری کو بھجوائے جاتے ہیں، اور جو فائنڈنگ ہے ان کی وہ کنکلوڈ کر کے رپورٹ مرتب کر دی جاتی ہے. تو یہ ساری لمبی ڈسکشن کا مطلب تھا سمجھانے کا. سیکشن 176 کلاس 2 ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. سیکشن 176 کلاس 1 کس سے کنسرن ہے؟ جوڈیشل انکوائری انٹو کاز آف ڈیتھ، جس میں کوئی جج صاحب، کوئی میجسٹریٹ صاحب، کوئی ایڈیشنل سیشن جج انکوائری کرتے ہیں کسی کاز آف ڈیتھ کی. ہنگاموں کے اندر پولیس کے بندے مر گئے، پبلک کے بندے مر گئے، یہ بھی جوڈیشل انکوائری ہو گئی. جیل کے اندر کوئی بندہ مر گیا، اس کی بھی جوڈیشل انکوائری ہو گئی. پولیس کسٹڈی کے اندر کوئی بندہ مر گیا، اس کی بھی جوڈیشل انکوائری ہو گئی. سو سیکشن 176 کلاس 1 and now section 176 clause 2 that is concerned with lawful disinterment, lawful digging of the grave to conduct postmortem examination or re-examination. دونوں چانسز ہوئے نا کہ نمبر 1 کہ پوسٹ مارٹم پہلے ہوا ہے اس سے ریلیٹو مطمئن نہیں ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ان ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام ہے، ان کی جو ہے وہ اس پہ انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے، انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا دوسری پارٹی جس نے جرم کیا ان کے ساتھ مل کے ان کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. ایک ہے ری پوسٹ مارٹم، دوسرا ہے کہ لواحقین کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو زہر دے کے مار دیا اور اس کو دفنا دیا، ہمیں بتایا تک نہیں. قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کو زہر دی گئی کہ نہیں، یا گلا دبا کے مار دیا، سسرال والوں نے گلا دبایا مار دیا اور وہیں دفنا دیا، اور ہمیں آج بتایا ہم جب پہنچے تو ہم ان کے کل شریف کے ختم ہو رہے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، تو ہمیں ہمسایوں نے بتایا کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ ٹارچر کرتے تھے، یہ وہ جو بھی باتیں. یہ ان کا قانونی رائٹ ہے، اس کے اوپر عدالت حکم دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کی قبر کشائی کر دیں. سو آئی تھنک سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC and section 176 CRPC are clear. Much of the Pakistani codes جیسے کہ آپ کو بتایا وہ ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ. سو PPC پاکستان پینل کوڈ اینڈ کرمنل پروسیجر کوڈ. سو لاز ریلیٹڈ ٹو میڈیکل ایگزامینیشن. اب بات کتنی آتی ہے کہ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کون کون سے لاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جو میڈیکل ایگزامینیشن کس طرح کے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی کا سمجھ لیں کہ میڈیکل ایگزامینیشن کو انجرڈ کیس ہے، انجرڈ ہو کے آئے، آپ نے اس کا میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے. کسی کے سر پہ راڈ کسی نے مارا ہے، ٹارچر کیا ہے، راڈ لگا، خون بہ نکلا اور اسکیلپ آپ کی رپچر ہو گئی اور نیچے سے ڈپریس فریکچر ہو گیا. سو دا آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سٹنگ ان casualty department of teaching hospital and emergency department of district headquarter hospital and tehsil headquarter hospital and rural health centers, the medical officers sitting over there are authorized to examine the injured person and issue medical legal certificate. So the law related to medical examinations کون سے ہیں؟ criminal procedure codes کے اندر دیکھیے وہی again میں نے صرف 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ یا اس کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر بھی کہتے ہیں. انویسٹیگیشن آف دا ان نیچرل ڈیتھ، میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی
SHO को फोन आया, एक डेड बॉडी पड़ी है। अब डेड बॉडी रोड के ऊपर पड़ी है, नेचुरल डेथ तो नहीं होती। नेचुरल डेथ तो घर में एक बंदा बीमार पड़ा है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, या उसको पुरानी को टीबी की मर्ज है, या काफी अरसे से कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, तो पड़े पड़े उसकी जान बेचारी की रूह प्रवास कर जाती है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो वो नेचुरल डेथ में आ जाता है। अब बात यह है कि एनी इंक्वायरी इनटू अननेचुरल डेथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ मीन कि जब आप देखते हैं रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, अननेचुरल डेथ, बंदा मर गया, ट्रक ऊपर से गुजर गया, गोली किसी ने मारी, मर्डर हो गया, अननेचुरल डेथ, किसी ने स्टैब इंजरी की, अननेचुरल डेथ, गला दबा दिया, अननेचुरल डेथ। आप देखें दरख्त के ऊपर कोई डेड बॉडी लटकी हुई है, किसी ने उसको पहले कत्ल किया, उसको लटका दिया, अननेचुरल। सो इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जो सेक्शन अप्लाई होता है उसको कहते हैं सेक्शन 174 CRPC। वही रेपिटेशन, फिर सेक्शन 176 CRPC, सेक्शन 176 क्लास 1 सब सेक्शन 1 जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। रिपीट कर रहा हूं, इंक्वायरी कैसी, ये हंगामों के अंदर, व्हेन पुलिस इज इन्वॉल्वड एज ए पार्टी, पुलिस की तरफ से अगर बंदा मर जाए या पुलिस को ड्यूटी के ऊपर कोई मार दिया जाए, किसी हंगामे की नजर हो जाए या पुलिस मुकाबला हो जाए, तो इन सारे केसेस में या पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा मर जाए थाने में, या जेल के अंदर कोई बंदा मर जाए, इन सारे केसेस में जो इंक्वायरी होती है उसको कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ, दैट इज कंसर्न विद सेक्शन 176 CRPC सब सेक्शन 1। अब सेक्शन 176 CRPC सब सेक्शन 2 जो है, दैट इज कंसर्न विद अगेन एक्सह्यूमेशन, कब्र कुशाई। किसी भी कंडीशन में जब कोई भी कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई भी अदालत जब हुक्म देती है तो डॉक्टर्स का एक बोर्ड तश्कील कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट की और SHO की निगरानी में, उनकी मौजूदगी में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दोनों पार्टियां वहां पे इकट्ठी खड़ी होती हैं, उनको लड़ाई ना हो जाए, डॉक्टर्स को कोई हार्म ना पहुंचा दे, डॉक्टर के साथ कोई हाथापाई ना हो जाए और कानून को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें का तो एक अरेंजमेंट किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, साथ उनके पुलिस की पार्टी भारी नफरी मौजूद होती है, उनकी मौजूदगी में कब्र कुशाई होती है, और वहाँ पे डॉक्टर्स अपना रिपोर्ट मुरतब करते हैं, कुछ आर्टिकल भिजवाते हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, कुछ चीज़ों को एक्सरे के लिए बोन्स को ले लेते हैं, जैसे केस हो, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। सो किसास एंड दियत एक्ट जो है, इसके अंदर सेक्शन 332 से लेकर 338 तक पर्टेनिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ हर्ट, और सेक्शन 300 से लेकर 332 तक पर्टेनिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ कत्ल। तो ये चंद एक जो सेक्शंस हैं, ये मेडिकल एग्जामिनेशन में रिलेटेड हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ की। तो कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसको जरा फॉलो कीजिए कि कोर्ट किसे कहते हैं। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ए कोर्ट? द प्लेस वेयर द पीपल ब्रिंग देयर ग्रीवेंसेस, लोग जहां पे अपने ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट अदर्स टू सीक रेमेडीज और जस्टिस। ऐसी जगह, ऐसा मकाम जहां पे लोग अपने ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं अगेंस्ट अदर पीपल टू सीक रेमेडीज एंड जस्टिस, इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ की खातिर। कहते हैं कि इंसाफ का दरवाजा खटखटाएं, अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए जाते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस जगह को कहते हैं कोर्ट। A judge records all the facts in writing, जो जज साहब बैठे होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, जो कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे होते हैं उनको बात बात हम लिखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जज ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑल द फैक्ट्स इन राइटिंग, साथ उनके स्टेनो बैठे होते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वो टाइप करते चले जाते हैं। प्रेजेंटेड टू हिम बाय बोथ पार्टीज ड्यूरिंग एविडेंस, दोनों पार्टीज, एक होती है मुल्जिम पार्टी, एक होती है मुद्दई पार्टी, कंप्लेनेंट एंड डिफेंडेंट, ठीक है।
जो कुछ होता है उनको एक रिकॉर्ड किया जाता है, टाइप किया जाता है, उसके बाद जज साहब उसका बहस करते हैं, दोनों वकला को मौका दिया जाता है। जब वो बहस आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, अपने अपने हक में दलाइल दे देते हैं, अपने अपने विटनेस पेश कर देते हैं, एंड पे आके जज साहब जो है वो सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक फाइनल उसका निचोड़ निकालते हैं, उसको हम कहते हैं जजमेंट। So the judge, after recording all the facts and writing presented to him by both parties during trial of the court, during trial of the case, and finally concludes the proceedings, giving his decision in writing. And this written conclusion is called judgment. ठीक है? इसको जो हुक्म कि अदालत ने अपना हुक्म सुना दिया, हुक्म का मतलब ये है कि अदालत ने अपनी जजमेंट दे दी, इस हुक्म को हम जजमेंट कहते हैं। We will discuss about types of the courts, their powers and jurisdictions. Types, अदालत की कितनी किस्में, उनके इख्तियारात क्या हैं, jurisdictions, उनका दायरा कार क्या है, उनका वसी तक कितना एरिया ऑफ jurisdiction है। एक अदालत मिसाल के तौर पे सबसे छोटी अदालत है मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसका एक थाने की मिसाल के तौर पे एक पुलिस स्टेशन है, उसके एक मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। सो उस एक थाने की हदूद के अंदर जो जराइम होते हैं उनकी सजा का तयन है या उनके साथ डील करना एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट का पावर है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कुछ कोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वो वाइडर होता है एज कंपेयर टू मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर दायरा इख्तियार होता है। इसी तरह से हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जिसको कहते हैं, उनका दायरा इख्तियार पूरे सूबे के ऊपर होता है। और सिमिलरली एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ज्यूरिसडिक्शन वाइडेस्ट है, तो पूरे कंट्री के अंदर उसका दायरा इख्तियार है। ठीक है, सो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द कोर्ट, their powers and jurisdictions. Types and levels of the courts. There are generally two types of the courts, civil courts and criminal courts. In Pakistan, beside these courts, there is a federal Shariat court. याद रखिए, जैसे पहले हमने बात की थी कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, जो अदालतें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जैसे सिविल जजेस होते हैं, उनमें कोई जायदाद के तनाज़े चल रहे हैं, कोई औरत कहती है मुझे तलाक नहीं मिल रही, वो चीजें चल रही हैं, जो पर्सनल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के आपस में जो खानदानी झगड़े हैं, उनके जो चीजें चल रही हैं वो डील हो रही हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। एक औरत कहती है कि मुझे इसने डिवोर्स कर दिया है, मेरे बच्चे की वो खर्च नहीं दे रहा, तो उसको भी डील करता है। इसी तरह सिविल कोर्ट। सो क्रिमिनल कोर्ट्स वो होती हैं जिसमें ब्रीच ऑफ द लॉ, जिसमें किसी कानून को तोड़ा जाता है, मर्डर है, किसी को इंजर्ड किया है, रेप किया है, एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई है। So these type of cases are tried in criminal courts. So पाकिस्तान में इनके अलावा एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी है। So both civil and criminal courts have 3 levels. याद रखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what are the types of different courts? तो court of first instance, court of second instance and court of third instance. आई थिंक ये लेक्चर के साथ थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि टाइमिंग जो है ये हमारे प्रैक्टिकल की फोरेंसिक की है, तो आप थोड़ा सा आई विल कंटिन्यू फॉर 10 to 15 minutes more inshallah, then I will finish my topic of this types of courts. So there are 3 types of courts: court of first instance, court of second instance and court of third instance. अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे लोएस्ट कोर्ट से, जिसका दायरा इख्तियार भी बहुत छोटा है। यानी एक थाने के एरिया में, मिसाल के तौर पे थाना चक झुमरा है या थाना खुरड़िया वाला है जहां हम बैठे हुए हैं, तो थाना खुरड़िया वाले की हदूद में जो जुर्म होगा उसके ट्रायल जो होगा उसके बारे में जो सजाएं होंगी वो मजिस्ट्रेट सब दे सकेंगे। एक मजिस्ट्रेट होते हैं, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। अब इससे आगे इस मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील का हक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास है और उसका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी वाइडर है। सो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है
वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, बेशक उसमें तहसील जड़ावाला है, तहसील चकझुमरा है, तहसील उसमें समुंदरी है, तहसील तांदरावाला है, तहसील फैसलाबाद सदर है। सो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पावर सेम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी केस वो सुन सकते हैं। जबकि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सिर्फ कंसर्न है उस पुलिस स्टेशन के एरिया में जो जुर्म हो उसके बारे में सुन सकते हैं। कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस चली जाती है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस, जिसका दायरा इख्तियार पूरे प्रोविंस में होता है। तो हम वन बाई वन उनको डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के दायरा इख्तियार क्या है, उनकी पावर्स क्या है, वो क्या क्या सजा दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इट हैज स्मॉल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मीन के इनका इलाका, कि दायरा इख्तियार, इनके इख्तियार कहाँ तक मुहित है, कहाँ तक के केसेस सुन सकते हैं। सो ज्यूरिसडिक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन इलाका, इलाका मैजिस्ट्रेट इनको कहते हैं, एरिया मैजिस्ट्रेट या इलाका मैजिस्ट्रेट, एंड हियर्स केसेस विच आर ऑफ ऑर्डिनरी नेचर, आम नौयत के केसेस को मैजिस्ट्रेट साहब, इलाका मैजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। Such court is presided over by judicial magistrate for criminal cases and civil judge for the civil cases. Civil cases and judicial magistrate for the criminal cases. So there are two types of magistrates. एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। एग्जेक्टिव जिनको इंतजामी अमूर सौंपे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि आपने ट्रैफिक को मेंटेन करना है, सो दैट इज एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट टू मेंटेन ट्रैफिक ओनली। एक मैजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि आपने जुमा बाजार के ऊपर ड्यूटी देनी है, वहां पे आपने लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला मेंटेन करना है और रेट्स को चेक करना है, ये भी एग्जेक्टिव ड्यूटी हो गई। सिमिलरली एक मैजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि क्रिकेट मैच हो रहा है इकबाल स्टेडियम में, तो आपने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला देखना है और टिकट की सेल काउंटर पे चेक करना है, किसी किस्म की वहां पे कोई प्रॉब्लम ना है। दीज आर एग्जेक्टिव ड्यूटीज entrusted to the executive magistrate। एक मैजिस्ट्रेट साहब से कहा जाता है कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है पूरे तहसील से, पूरी तहसील तांदरावाला से जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, ये जो नहरी पानी के पैसे होते हैं, ये जमीन के कोई पैसे गवर्नमेंट वसूल करती है, कोई टैक्सेस लेती है। सो ऐसी रिकवरीज के लिए उनको रिकवरी मैजिस्ट्रेट कहते हैं, टैक्स रिकवरी मैजिस्ट्रेट होता है, रेवेन्यू रिकवरी मैजिस्ट्रेट होता है। सो ऐसी तमाम ड्यूटीज जिसमें कोई इंतजामी अमूर सौंपे जाए उनको कहते हैं एग्जेक्टिव ड्यूटीज, एंड द पर्सन आर नोन एज एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स। व्हाइल ऑन अदर हैंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स वो होते हैं जो किसी जुर्म के बारे में केस को सुनते हैं कि इसने फलां को सर में डंडा मारा है, इसका सर फट गया, खून बहने लगा, उसकी सजा उसका वो सुन सकता है अगर उसके दायरे इख्तियार में आता है। अगर फर्ज किया कोई ऐसी सजा, कोई ऐसा जुर्म जिसकी सजा 6 महीने से कम है, मिसाल दे रहा हूँ, ये साल से कम है, ऐसे केसेस ऑर्डिनरी नेचर के मैजिस्ट्रेट सब सुनते हैं। जिनकी सजा 5 साल है या 10 साल है, ऐसे केसेस जो सारे उनके दायरे इख्तियार में नहीं आते, वो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास चले जाते हैं या मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के पास चले जाते हैं। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे आर यूजुअली ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड सब डिविजनल कलेक्टर, वही कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा। दूसरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में 3 टाइप्स आ जाती हैं आमतौर पे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30, इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। ये एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तकरीबन बराबर होते हैं, लेकिन ये सजाए मौत नहीं सुना सकते, बाकी सजाएं काफी सारी ये सुना सकते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 empowered by the law to pass any sentence except a death sentence or imprisonment for life or a term exceeding 10 years। 10 साल से नीचे की सजा ये सुना सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस जिसमें सजाए मौत देनी हो या 10 साल से ज्यादा सजा देनी हो, वो ये अथोराइज नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30, लेकिन इसके नीचे सारे इख्तियार इनके पास है। उसके बाद है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। He can pass sentence for imprisonment up to 3 years and a fine up to 5,000।
3 साल तक कैद सुना सकते हैं और 5,000 तक का फाइन कर सकते हैं। इसी तरह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 1,000। 1 साल की कैद भी सुना सकते हैं और 1,000 जुर्माना भी कर सकते हैं। So these are powers and jurisdictions of judicial magistrates. So talking about court of second instance, district and session courts. फर्स्ट इंस्टेंस वो थी जिनका एरिया स्मॉल था। मैंने आपको पहले बताया कि एक पुलिस स्टेशन का मैजिस्ट्रेट थाना खुरण्यावाला की जितनी हदूद है, यहाँ से चल के ये टोल प्लाजा, आप समझ लें जो थोड़ा सा एरिया जो चक जुमरा से भी पहले, तो थोड़ा इतना थोड़ा एरिया जिसमें एक थाने की हदूद के अंदर जो जरायम होते हैं मामूली नेचर के, उनको जो सुनते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। जब एक केस तहसील, पूरी तहसील से पूरे डिस्ट्रिक्ट में आगे चला जाता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ऑफ सेकंड इंस्टेंस इनको कहते हैं। इनको ये हक हासिल होता है कि ये मजिस्ट्रेट की दी गई सजा के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। अबव कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैविंग वाइडर jurisdiction spread over the whole district, ठीक है जी। These are above the level of courts of first instance. फर्स्ट इंस्टेंस का दायरा इख्तियार लिमिटेड होता है, जबकि इनका दायरा इख्तियार वसी होता है। वाइडर jurisdiction spread over the whole district, presided over by the district and session judge या additional district and session judge. Cases of both civil and criminal nature are dealt in these courts, which are of more serious and important as compared to those in the court of first instance. ये जो courts हैं, they can hear the appeals against decision of lower court. जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसके अगेंस्ट जो डिसीजन है ये सुन सकते हैं। उनके खिलाफ जो अपील है वो इनकी कोर्ट्स में आती है और ये कोर्ट एम्पावर्ड है उनके खिलाफ अपील सुनने के लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैव सेम jurisdiction। जब कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दोनों के पास सेम पावर्स हैं, सजाए मौत वो भी दे सकता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी, और एडिशनल सेशन जज भी दे सकता है। लेकिन जिस तरह के मेडिकल कॉलेज की मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी प्रोफेसर शाहिद फारूकी, प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ कासिम प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स मेडिसिन, बट प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन तनवीर ही इज प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज। सो वो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं। किसी केस को एक एडिशनल सेशन जज से ट्रांसफर करके दूसरे को देना है, किसी की अपील, एक बंदा जाके सेशन जज साहब को एप्लीकेशन देता है मुझे फलां एडिशनल सेशन जज साहब से कोई जाती इख्तिलाफ है, ये मेरे गांव के हैं, ये मुझे इंसाफ नहीं दे पाएंगे, तो उनके पास एक एग्जेक्टिव पावर है जिससे वो उस केस को एक सेशन एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज साहब को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और उन सारे एडिशनल सेशन जजेस की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को लिखते हैं जिन पर उनकी प्रमोशंस होती हैं। सो ये डिफरेंस है। लेकिन जो सजाए मौत है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी सुना सकते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी सुना सकते हैं। लेकिन याद रखिए सजाए मौत पे उस वक्त तक अमल नहीं होता जब तक उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना मिल जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे को फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज साहब सुनाते हैं इसने कत्ल किया है, साबित हो गया है, इसको सजाए मौत दी जाती है, तो वो केस का फैसला जजमेंट ये हाई कोर्ट भिजवाई जाती है ऑफिशियली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भिजवाते हैं हाई कोर्ट को कि जनाब आप इसको मुलायजा कीजिए और हमें हुक्म दीजिए। हाई कोर्ट के फिर जजेस बैठते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैंने केस पढ़ लिया है, सारे केस के फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, ये बिल्कुल इसकी सजा यही बनती है, लिहाजा इसकी मैं तौसीक करता हूँ, इसको सजाए मौत दे दी जाए। तब जाके उसको सजाए मौत पे अमल दरामद होता है। अगर हाई कोर्ट से वो केस वापस हो जाए कि आपने ये चीज नहीं की, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं है, इसमें ये फ्ला है, इसमें ये है, इस केस को दोबारा ट्रायल करें, उसको कहते हैं केस रिमांड हो जाना। केस वापस आता है, फिर दोबारा से ट्रायल होता है, फिर उसके बाद जो सजा अनाउंस होती है फिर उस पर अमल होता है। सो दिस इज कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस एंड नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ। अब जो कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस के बाद हम कहते हैं कि कोर्ट के कंटेंट्स क्या है, कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है।
कोर्ट के अंदर एक जज साहब बैठे होते हैं, जज साहब के जो राइट साइड है, जहां जज साहब बैठे हैं, उनके राइट हैंड के ऊपर उनका स्टेनोटाइपिस्ट बैठता है, जज साहब के लेफ्ट हैंड के ऊपर उनका रीडर बैठता है, जो उनकी जज साहब के आगे फाइल उठा के रखता है हर केस की, सर ये फलां केस की फाइल है, ये फलां केस की फाइल है। जज साहब जो डायरेक्शन देते हैं किसी भी केस के बारे में, इसको फलां डेट दे दें, वो डेट वो देता है जो रीडर कहलाता है, जो जज साहब के लेफ्ट हैंड पे बैठता है। जो राइट हैंड पे बैठता है, ही इज ओनली टाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट, जो एविडेंस हो रही होती है उसको टाइप करता है, जो मुलजम बयान देता है उसको टाइप करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को टाइप करता है, डॉक्टर साहब बयान देते, सबके बयान टाइप वो कर रहा है। लेकिन जो डेट्स लेनी है, रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो फाइल उठा के जज साहब को पेश करनी है, दैट इज ड्यूटी ऑफ द रीडर। सो एप्लीकेंट एंड कंप्लेनेंट खड़ा होता है, मुद्दई, इसी तरह डिफेंडेंट या अक्यूज होता है, जिसने किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी होती है कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, उसको मुद्दई कहते हैं या कंप्लेनेंट कहते हैं या एप्लीकेंट कहते हैं। और जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा होता है उसको हम डिफेंडेंट या एक्यूज कहते हैं। सो लायर्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक स्लाइड मैंने बनाई, कंटेंट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है। आपकी क्लास के बैचेस को कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट के विजिट के दौरान आपको पता चलेगा कि कोर्ट की वर्किंग कैसी होती है। जज साहब बैठे हैं, उनके राइट स्टेनोटाइपिस्ट हैं, रीडर है, एप्लीकेंट है, और लॉयर ऑफ द एप्लीकेंट एंड लॉयर ऑफ द डिफेंडेंट। So court of third instance, that is High Court, the highest court of the province, presided over by the judge of the High Court. थर्ड इंस्टेंस हाई कोर्ट कहलाती है। इसका दायरा इख्तियार, इसकी ज्यूरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा है, ये पूरे सूबे के ऊपर इसका ज्यूरिस्डिक्शन है। द कोर्ट हैज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन, मेनली हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट लोअर टू इट। ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैसे सजाए मौत होती है उसकी लोग अपील करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट अपील को सुनता है। यानी कि सारे गवाहों को दोबारा बुलाते हैं, वो उस केस को मुलाहिजा करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, अगर केस में कुछ फ्लॉज हो, कुछ डेफिशिएंसीज हो तो उसको रिमांड करते हैं, या अगर देखा जाए कि कुछ जजमेंट गलत हुई है जिसमें कोई ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से सजाए मौत नहीं दी जा सकती या उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको बरी भी किया जाता है। आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने जो सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, तो अदालत ने उसको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। तो अदालत जो है वो उस केस को एग्जामिन करती है, जिंदगी मौत का मसला है, अदालत सारे तकाजे कानून के पूरे करने के बाद देखती है कि इस पे जुर्म साबित नहीं हुआ, या कोई इस किस्म का अदालत के पास कोई सबूत आ जाता है आफ्टरवर्ड्स कि जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ये सोचते हैं कि नहीं ये पिछला फैसला गलत हुआ है, तो उसको वो बंदे को बरी भी कर सकते हैं, बंदे को बरी भी कर सकते हैं। और किसी को अगर 10 साल सजा हुई है तो उसको बढ़ा के 14 साल भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट को दोनों इख्तियार आते हैं, सजा को घटाना और बढ़ाना। All cases of the death sentences announced by the district and session judges and special courts of the suppression of terrorist activities are not executed unless and until confirmed by the High Court. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सजाए मौत पे उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता जब तक हाई कोर्ट से उसको कंफर्म ना कर दिया जाए, हाई कोर्ट से उस फैसले की तौसीक ना कर दी। So these are powers and jurisdiction of the court. High Court is situated in each of the 4 provinces. तमाम सूबों में एक एक हाई कोर्ट है। The Islamabad Capital Territory falls within the jurisdiction of Islamabad High Court. लाहौर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इसी तरह से कोयटा हाई कोर्ट, सारे सूबों में एक एक हाई कोर्ट है। और पंजाब हाई कोर्ट जो, जिसको हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर कहते हैं, इसके प्रिंसिपल बेंच जो है, प्रिंसिपल सीट जो है वो लाहौर में है, जबकि इसके बाकी बेंचेस जो हैं वो मुल्तान भी है, बहावलपुर में भी है। लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान हाई कोर्ट एंड बहावलपुर। The High Court consists of Chief Justice and so many other judges. इसी तरह से at present in Lahore High Court of Punjab, the High Court of Sindh, the Peshawar High Court KPK and High Court of Balochistan, Islamabad High Court for the Capital Territory. ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है। ये इनके मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है।
لاہور ہائی کورٹ لاہور کے دا پرنسپل سیٹ آف دا لاہور ہائی کورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا لاہور میں موجود ہے. اس کے 3 مور بینچز ہیں بہاولپور, ملتان اینڈ راولپنڈی. سو لاہور ہائی کورٹ کے 3 اور بینچز. یہ چیزیں کوئی آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک جنرل نالج ہونا چاہیے کہ کورٹس کے دائرہ اختیارات کیا ہیں. جو آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں کیسز کریں گے, میڈیکو لیگل کریں گے, پوسٹ مارٹم کریں گے, ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت ان کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ.